कौन जानता था कि फिल्मों की एक नाजुक नायिका राजनीति में आएगी तो इतने सख्त तेवर लेकर आएगी। सच पूछा जाए तो राजनीति को जयललिता ने अपनी शर्तों पर जिया है। कई बार हार कर भी राजनीति में वो जीतती चली गई। जयललिता की राजनीति का एक बड़ा पहलू ये है कि वो खुद क्वीन ही नहीं, किंग मेकर भी रही। जो जयललिता के व्यक्तित्व का मतलब समझता है वो जयललिता के सामने लगभग जमीन में बिछ से गए एआईएडीएमके के सांसदों, विधायकों और नेताओं को चाटुकार नहीं कहेगा। क्योंकि वो तमिलनाडु की अम्मा रही हैं, मां। जयललिता की असल राजनीति 1991 से शुरू हुई, जब वो तमिलनाडु में पहली बार मुख्यमंत्री बनी। तमिलनाडु में सत्ता की कमान जब उनके हाथ में आई तो वही राजनीति का चेहरा भी बन गई और राजनीति का मुद्दा भी। कहते हैं 1989 में डीएमके के एक मंत्री ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और तभी से डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि के साथ उनका 36 का आंकड़ा बना। 1990 के दौर में अपने पहले मुख्यमंत्री पद के दौरान वो भी दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह अपना कामकाज देख रही थी, लेकिन उनके सियासी करियर में हिचकोले तब आने लगे जब उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगा। 1996 में सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कराया। उसी साल विधानसभा चुनाव में भी उनकी हार हो गई और उसी साल आयकर विभाग के छापे पड़े और वो पूरे देश में भ्रष्टाचार के आरोपों में सुर्खियों में आ गई। 1996 से जयललिता तमिलनाडु में विपक्ष की नेता थी तो उधर केंद्र की राजनीति में अटल युग की शुरुआत हो रही थी। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार संख्या बल पर कमजोर थी तो ये मौका था जब जयललिता किंग मेकर बनने वाली क्वीन के तौर पर उभर कर आई। जयललिता ने मार्च 1998 में अटल सरकार को समर्थन का पत्र सौंपा, लेकिन इसके लिए खुद अटल बिहारी वाजपेयी को जयललिता को मनाना पड़ा। अटल ने फोन पर बात की और अपने दूत जसवंत सिंह को उनसे मुलाकात के लिए चेन्नई भेजा। 1998 में जयललिता का समर्थन पत्र आने में कई दिन लगे थे, लेकिन जब उन्होंने अटल को समर्थन दिया तो तमिलनाडु की राजनीति को साध कर दिया। With regard to several damaging reports that have been planted about me in the press over the last few days. Now these relate to the delay in sending the letters of support from the AIADMK and its allies to the BJP to form the next government at the center. अटल सरकार को जयललिता के समर्थन की कीमत ही थी राज्य की तत्कालीन करुणानिधि सरकार की बनी। तब की एनडीए सरकार की पार्टनर रहते हुए जयललिता लगातार करुणानिधि सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। With regard to the security of the nation is going from bad to worse in Tamil Nadu, and we have constantly been appealing to the centre to step in and take appropriate action. We will continue to do so. अटल सरकार के लिए हालात ये हो गए कि कभी जसवंत सिंह तो कभी प्रमोद महाजन तो कभी जॉर्ज फर्नांडीज जयललिता को मनाने के लिए चेन्नई जाते रहे। Discussed matters of running our coalition, and I told her that there are problems, internal, intra-party or intra-ministerial and so on and so forth in any government. And when we have a large coalition, if there are issues on which one has to get solutions, then you should not consider that as only your party problems. They are the problems of all of us, and collectively we should decide it. अटल बिहारी वाजपेयी की कोशिश बेकार रही और 1 साल 1 महीना और 16 दिन बाद जयललिता ने अटल सरकार की बैसाखी छीन ली। I have just handed over a letter to the President communicating the decision of the AIADMK to withdraw support to the government headed by Shri Vajpayee with immediate effect.
1999 में अटल सरकार से समर्थन वापसी के बाद ये वो दौर था जब जयललिता की पार्टी AIADMK और सोनिया की अगुवाई वाली कांग्रेस साथी बन गए। 2001 में DMK को बुरी तरह रौंदने के बाद जयललिता दोबारा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। इस दौर में करुणानिधि की पिछली सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते खूब परेशान हुई जयललिता को उनसे बदला लेने का मौका तब मिला जब करुणानिधि फ्लाईओवर घोटाले की वजह से कटघरे में थे। 2001 में जयललिता की पुलिस मीडिया के कैमरों के सामने पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि को घसीटते हुए गिरफ्तार करके ले गई। ये वो दौर था जब उन्होंने शक्तिशाली कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को भी हत्या के एक मामले में गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। यह जयललिता का राजनीतिक दमखम ही था कि 2003 में जब डाक कर्मचारी हड़ताल पर गए तो उन्होंने एक साथ 1,70,000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री पद के इस कार्यकाल के बीच में उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी। ओ पनीरसेल्वम जयललिता की जगह पर मुख्यमंत्री बने, लेकिन निचली अदालत से राहत के बाद वो उपचुनाव जीतकर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2006 का विधानसभा चुनाव जयललिता के खिलाफ नतीजों वाला रहा। जयललिता की राजनीति 2011 तक कांटों भरी रही, लेकिन 2011 में तमिलनाडु की जनता ने एक बार फिर उन्हें गद्दी सौंप दी। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप जयललिता का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। 2014 में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 4 साल की सजा सुनाई और एक बार फिर सत्ता की कमान करीबी पनीरसेल्वम को सौंपी गई। लेकिन राजनीति का यह वनवास ज्यादा दिन नहीं रहा। 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जयललिता को बरी कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ 5वीं बार। 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो जयललिता का करिश्मा एक बार फिर लोगों के सिर चढ़कर बोला। वो खुद राजनीति की क्वीन रही और अपनी सियासत को साधते हुए वो किंग मेकर भी बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।